students, so in this video we'll discuss chapter number 7 mobile and settled communities. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चा कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मोबाइल थी, वन प्लेस टू अनदर हमेशा ट्रेवल करती रहती थी, और वो कौन सी कम्युनिटीज़ थी जो सेटल हो गई थी. अब हम देखेंगे चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर. तो अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो जो मिडवल हिंदू सोसाइटी थी वो वर्ण में डिवाइडेड थी. और कितने वर्ण थे? 4 मेन वर्ण थे. 4 मेन वर्ण में जो टॉप पोजीशन पे थे वो थे ब्राह्मण्स, और उसके बाद आते थे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद आते थे शूद्र. तो बच्चा जो शूद्र थे वो सबसे नीचे, ठीक है, लोअर वर्ण शूद्र. सबसे अच्छा वर्ण जो जिसकी उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या थी, पोजीशन थी सोसाइटी में, जिनको एजुकेशन का राइट था, वो थे कौन? ब्राह्मण. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. शूद्र आएंगे लोअर मोस्ट पोजीशन पे और ब्राह्मण आएंगे अपर मोस्ट पोजीशन पे. However, many people of lower वर्ण, बहुत सारे लोग जो लोअर वर्ण के भी थे, उन्होंने भी एक अच्छी पोजीशन सोसाइटी में ली, अच्छा स्टेटस उनका भी सोसाइटी में बना. कैसे बना बच्चा? वो जब उनके पास वेल्थ गेन होने लगी, उनके पास पैसा आने लगा, उन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर आने लगी, उन्होंने नए नए प्रोफेशन ऑप्ट किए, तो उन्होंने भी सोसाइटी में अपनी एक अच्छी पोजीशन बना ली. ठीक है, जैसे शूद्र कम्युनिटी ट्रेडिंग करके बहुत पैसा इकट्ठा किया इन लोगों ने. 4 main one come to be divided into several जातिज एंड सब कास्ट. अगर जैसे हमारी बात करें, मैं रश्मि मिश्रा ब्राह्मण, है ना, तो ब्राह्मण, उसके बाद आएंगे क्षत्रिय. तो ब्राह्मण में ही हम लोग इतने टाइप के ब्राह्मण हैं, कानकुब्ज ब्राह्मण, जजोतिया ब्राह्मण, सरजूपारी ब्राह्मण, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसमें भी ये ब्राह्मण सबसे ऊंचे, वो ब्राह्मण नीचे, ऐसे ऐसे चलता है. ऐसे क्षत्रिय में भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है, वैसे शूद्र में, और फिर वैसे ही वैश्य में कि भाई ये इसका ये जाति है. तो जाति बहुत सारी अलग अलग जाति हो गई, ठीक है, बहुत सारी सब कास्ट हो गई. एक एक वर्ण के अंदर बहुत सारी जाति, बहुत सारी सब कास्ट निकल के आई. फॉर इंस्टांस, सम ब्राह्मण्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम देयर होमलैंड एंड प्रॉस्पर्ड इन सम अदर किंगडम अंडर रॉयल पैट्रोनेज फॉर्म न्यू जातीज. अब कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग ही अपने होमलैंड से माइग्रेट करके क्या हुए, किसी राजा के राजमहल में काम करने लगे, अच्छी पोजीशन उनको मिल गई, तो उन्होंने अपनी एक नई जाति फॉर्म कर ली, जिनके पास स्पेशल स्किल्स थे, कारपेंट्री के, पोर्ट मेकिंग के, मेशनरी के, वीविंग के, रिकॉर्ड कीपिंग के, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस मिली, और उन्होंने अपनी स्किल के हिसाब से जाति फॉर्म कर ली. जैसे आज हम बोलते हैं ना बढ़ई, कारपेंट्री, तो कारपेंट्री तो बेटा एक स्किल था, पर उसी में क्या निकल के आ गई बेटा, एक जाति निकल के आ गई. ठीक है, सब कास्ट निकल के आ गई. जो कायस्थ थे उन्होंने रॉयल रिकॉर्ड्स बनाए, है ना, तो उन लोगों की क्षत्रिय कायस्थ एक कम्युनिटी है जो रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत अच्छी है, तो वो क्षत्रिय की एक सब कास्ट बन गई. बहुत सारे राजपूत ग्रुप थे, उनको पॉलिटिकल पावर मिली, उन्होंने डायनेस्टीज इस्टेब्लिश की नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, मिडवल पीरियड में. देयर क्षत्रिय स्टेटस वाज एस्टेब्लिश थ्रू एलोबरेट रिलीजियस सेरेमनीज. ठीक है, जो क्षत्रिय थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में एक अच्छी पोजीशन बनाई, बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंदर में किया. जातिज मोर देन वर्ण बिकम द आइडेंटिटी ऑफ मिडिवल सोशल ग्रुप. मिडिवल सोशल ग्रुप में जाति वर्ण से भी ज़्यादा किसकी इंपॉर्टेंस आ गई? जाति की इंपॉर्टेंस आ गई, और सोशल ग्रुप्स की आइडेंटिटी बन गई जाति. द कायस्थ हु स्पेशलाइज्ड एज रॉयल रिकॉर्ड कीपर. कायस्थ जिन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग में मास्टरी हासिल कर ली, वो क्षत्रिय कास्ट का ही एक सब कास्ट बन गए. ठीक है, बहुत सारे राजपूत ग्रुप थे जिनको पॉलिटिकल पावर मिल गई, उन्होंने बड़ी बड़ी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश कर दी नदन पार्ट में, नदन इंडिया में, तो क्षत्रिय स्टेटस बन गया उन लोगों का. ठीक है, थ्रू एलोबरेट रिलीजियस सेरेमनीज, बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनी की और अपना एक क्षत्रिय स्टेटस बना लिया. ठीक है, तो बेटा जब हम मिडवल पीरियड की बात करें तो मिडवल पीरियड में वर्ण से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिली? जाति की. सोशल ग्रुप्स की आइडेंटिटी किससे होने लग गई बेटा? जाति से होने लग गई. सम सोशल ग्रुप्स सच एज फॉरेनर्स एंड ट्राइबल्स हु हैड until now been kept outside the caste structure were gradually recognized by Brahmins as separate जातिज. बेटा बहुत सारे ऐसे पीपल थे, ठीक है, ट्राइबल्स, जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो, या जो फॉरेनर्स, जो अभी तक इन रिजिड सिस्टम, वर्ण सिस्टम के अंदर या जाति सिस्टम के अंदर नहीं आए थे,
उनको ब्राह्मण्स ने सेपरेट जाति दे दी। हाउएवर अनटचेबल रिमेन्ड आउटसाइड द कास्ट स्ट्रक्चर, और अनटचेबल्स को आज भी कास्ट स्ट्रक्चर से बाहर रखा, मतलब अभी तक कास्ट स्ट्रक्चर के बाहर रखा किसको, इन लोगों ने, अनटचेबल्स को। पर जो लोग जंगलों में रहते थे उनको स्पेशलाइज्ड जाति प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, किसने, ब्राह्मण्स ने। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो बच्चे ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग स्पेशली झिंगालाला हुओं से जानते हैं, पर वो वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आपने अपने कार्टून में मोटू पतलू वगैरह में देखे होंगे ना, फॉरेस्ट में जो सोसाइटी रहती है। ट्राइबल सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ क्लोज निट क्लान ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड फैमिली का ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं। दे आर लेड बाय चीफ्स, उनका एक चीफ होता है। एंड आर गवर्न बाय ट्राइब्स लॉज एंड ट्रेडिशन, आज भी उनके अपने नियम कानून हैं, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। दे हैव देयर ओन लॉज ट्रेडिशंस। मिडिवल इंडियन रूलर्स जनरली प्रैक्टिस प्रिमिटिव कल्टीवेशन। जो ट्राइब्स थी वो प्रिमिटिव कल्टीवेशन सिस्टम को ही अडॉप्ट करती थी, और इन लोगों का ट्रेडिशन कल्टीवेशन सिस्टम होता था स्लेशन बन एग्रीकल्चर। वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। कुछ ट्राइब्स नोमैडिक ट्राइब थी, कुछ सेटल ट्राइब भी थी। कुछ ट्राइब सेटल हो गई थी एक जगह पे, और यहाँ से वो हंटिंग गैदरिंग और प्रिमिटिव मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करने लगी थी। कुछ ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते थे, नोमैड्स थे। कुछ हिल्स पे रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ डेजर्ट एरिया में, कुछ वेस्टलैंड्स में। ट्राइबल सोसाइटी वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और कास्ट। ट्राइबल सोसाइटी वेल्थ और कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं थी। अ ट्राइब कलेक्टिवली ओन लैंड, कैटल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये हर फैमिली की अपनी लैंड नहीं होती थी, हर व्यक्ति की अपनी लैंड नहीं होती थी, हर पर्सन की लैंड नहीं होती थी। यहाँ पर जो लैंड है वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती थी, कलेक्टिव उस पर ओनरशिप होती थी। वो जो भी यील्ड होता था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा एक लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन द ट्राइब्स एंड जनरल सोसाइटी। बढ़िया से जनरल सोसाइटी और ट्राइब के बीच में इंटरेक्शन भी था। ठीक है, देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन ट्राइब एंड जनरल सोसाइटी टू मीट म्यूचुअल नीड्स। जैसे हमको फॉरेस्ट एरिया से चाहिए है हनी, ठीक है, या हमें चाहिए सैंडलवुड, तो हम तो खुद फॉरेस्ट एरिया में जाके सैंडलवुड या हनी लेके नहीं आते। तो जो ट्राइबल पीपल थे वो हमारे लिए हनी और सैंडलवुड लेके आते थे, हम उनसे परचेज कर लेते थे। उनकी जो नीड्स होती थी वो हम लोग फुलफिल कर देते थे। जैसे उन्हें अगर कोई वीट, ग्राम या कुछ और की जो नीड है वो हम लोग उनको दे देते थे। तो इस तरीके से इंटरेक्शन भी था। ट्रेड बिटवीन ट्राइबल कम्युनिटीज वॉज यूजुअली थ्रू बार्टर, और बार्टर सिस्टम हुआ करता था बेटा, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता था, विदाउट मनी। सपोज करो एक ट्राइबल पीपल आपके लिए हनी लेके आए, तो हो सकता है वो आपसे बोले कि मुझे वीट दे दो, राइस दे दो, चिलीज दे दो, या कोई और चीज़ भी वो आपको डिमांड कर सकता है। मतलब आपसे वो पोटैटो मांग सकता है कि मेरे पास हनी है, आप मुझे हनी के बदले में पोटैटो दे दो। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज डिड नॉट डेवलप एनी स्क्रिप्ट, उनकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं डेवलप की उन लोगों ने, मतलब राइटिंग का सिस्टम उन्होंने डेवलप नहीं किया। टेल्स ऑफ देयर एंसेस्टर, देयर हीरोज एंड देयर पास्ट sorrow and joy have come down in the form of songs, ballads passed orally one generation to another generation. These provide rich historical material. बेटा इन लोगों ने अपनी कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं की, कोई बुक नहीं अभी तक लिखी इन लोगों ने। इन्होंने सिर्फ क्या किया, इनकी जो टेल्स थी, जो इनके एंसेस्टर की टेल्स थी, जो हीरोइक डीड्स इन्होंने की, या तो इनके कोई सॉरो था या कोई परेशानी थी, वो सब सॉन्ग्स के थ्रू, बैलाड्स के थ्रू क्या हुआ, शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होती गई थ्रू थ्रू ओरल ट्रेडिशन। और यहीं से हमको एक रिच हिस्टोरिकल मटेरियल मिलता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल इनटू जनरल सोसाइटी। अब कैसे जनरल सोसाइटी ने ट्राइबल सोसाइटी को अब्जॉर्ब किया। देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स, मोस्टली पेस्ट्रल एंड फॉरेस्ट ट्राइब। बहुत सारी ट्राइब्स हैं उसमें, जो ट्राइब्स हैं वो कुछ पेस्ट्रल भी हैं, कुछ फॉरेस्ट ट्राइब हैं। पेस्ट्रल मतलब जो ग्रासलैंड वाले हैं ना, जहाँ पास्चर की बात हो, घास की बात हो। फॉरेस्ट में रहने वाले, इंटीरियर एरियाज में रहने वाले। मिडवल इंडिया में
बहुत सारी ट्राइब्स थी, कुछ पेस्ट्रल थी, कुछ फॉरेस्ट ट्राइब थी। एज द मिडवल किंगडम एक्सपांडेड देयर बाउंड्रीज, जैसे जैसे मिडवल किंग अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते गए, ये किसकी बाउंड्रीज को टुक ओवर करते गए? ट्राइबल पीपल की। सपोज को एक किंग की किंगडम यहाँ थी, यहाँ तक फॉरेस्ट एरिया था, इस किंग ने अपनी किंगडम को बढ़ाया, तो किंगडम को बढ़ाया मतलब कहीं तो बढ़ाया, यहाँ पर बढ़ाया, तो ये पहले फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल पीपल की सोसाइटी हुआ करती थी, अब किसने अडॉप्ट कर ली? किसी किंग ने उसको जीत लिया या उसको अपने अंदर एनेक्स कर लिया है। द रेसिडेंट ट्राइब वर एब्जॉर्ब्ड इनटू जनरल सोसाइटी, और धीरे धीरे करके जो ट्राइब थे, रेसिडेंट ट्राइब थे उस एरिया के, वो जनरल सोसाइटी में एब्जॉर्ब होते गए, मिलते गए। जो रूलिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वर ऑफन गिवन क्षत्रिय स्टेटस। हाँ बेटा, ये भी एक काम हुआ कि जितनी भी रूलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर रूल कर रही थी, उनको हमने क्या दे दिया? क्षत्रिय स्टेटस दे दिया। अदर ट्राइब्स मेन वर यूजुअली रिगार्डेड एज शूद्र, और दूसरी ट्राइब्स को क्या बोला? शूद्र का स्टेटस। एक ट्राइब को हमने बोला क्षत्रिय, दूसरी को बोला शूद्र। अब बच्चा जो गोखर्स खोखर्स थे, खोखर्स गखर्स, खोखर्स गखर्स, वो पावरफुल ट्राइब थे पंजाब में। मेनी ऑफ देम अल्टीमेटली सेटल डाउन एज अ फार्मर। गखर्स खोखर्स ये कैसे थे बच्चा? सेटल्ड थे, ठीक है, सेटल्ड नहीं थे मतलब पावरफुल थे। कहाँ से पावरफुल थे? ये पंजाब के ट्राइबल कम्युनिटीज से आते थे और बहुत ही पावरफुल थे पंजाब में। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आप को सेटल किया और क्या बन गए? फार्मर बन गए। सम ऑफ द चीफ्स वर गिवन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और उनको कुछ जो चीफ थे उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई। जैसे कि अकबर के रीन की अगर हम बात करें, अकबर द ग्रेट अकबर, मुगल रूलर, उनके रीन में गक्कर चीफ कमाल खान गक्कर मनसबदार, कमाल खान गक्कर को क्या बना दिया था बेटा? मनसबदार बना दिया था कि ये तुम्हारी मनसब हो गई, ठीक है। तो वो बहुत सारे कोकर गक्कर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनमें से किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन किंग्स ने प्रोवाइड की। बट बेटा वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में रही है, जिसके अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन हैं, उनका अब्जॉर्प्शन हमेशा बहुत ज़्यादा इजी नहीं हुआ है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल वॉज नॉट ऑलवेज ईजी। इनके कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर सब कुछ इतना डिफरेंट है कि बेटा इन लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये इजीली हमारी सोसाइटी में अब्जॉर्ब नहीं होते, या तो वो नहीं होते या हम लोग उनको करना नहीं चाहते हैं। तो बच्चा इनका मेन स्ट्रीम में आना आज तक, आज हमको इंडिपेंडेंट हुए भी 70 ईयर से ज़्यादा, 80 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली हो गया है। हम 47 में इंडिपेंडेंट हो गए थे और अब 23 स्टार्ट है, ठीक है। तो लगा लो कितना साल हुआ होगा, 60 यहाँ पर हो गए, 20 यहाँ पर हो गए, 80 ईयर्स हो गए। 80 ईयर होने के बाद भी अभी तक हमको ट्राइबल पीपल को रिजर्वेशन देना पड़ रहा है बेटा। इट मीन्स कि आज तक भी ये मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो उस टाइम में क्या ये इतना ईजी रहा होगा इनका एब्जॉर्प्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। Some hill tribes of northwest resisted absorption and had to be defeated in the war. ठीक है, कुछ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन के लिए मना कर गई, फिर उनको वॉर में डिफीट किया गया। Some others such as Nagas and Ahoms of northeast managed to remain independent, पर कुछ ट्राइब्स जैसे नागास थे, अहोम्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने अभी भी अपने आप को कैसा रखा? इंडिपेंडेंट रखना ज़्यादा सही समझा, ठीक है। उन्होंने अपना खुद का स्टेट बनाया, ठीक। मतलब इनका अब्जॉर्प्शन आसान सच में नहीं था, किसी को जीता, पर नागाज होम्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। कुछ ट्राइब नॉर्थ वेस्टर्न की ऐसी थी, नॉर्थ वेस्ट की, जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में और वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना ही तो वो ब्राह्मण बने, ना ही क्षत्रिय, ना ही वैश्य, ना ही शूद्र, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। The Cheras who were forest tribe to ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार में, वेस्टर्न बिहार में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेंगे? चेरास, ठीक है। रेजिस्टेड एब्जॉर्प्शन, इन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया कि हम मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं बनने वाले, हमको एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए, ना हमको आपके साथ मिलना ही नहीं है। चेरास चीफ बिल्ड फोर्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, ठीक है। जो चेरास किंग थे उन्होंने बहुत सारे बिहार में फोर्ट बनाए, झारखंड में फोर्ट बनाए। राजा मानसिंह द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग, हाँ ये फिर से एग्जाम्पल है अकबर रीन का। अकबर के रीन में एक इनके गवर्नर थे जिनका नाम था राजा मान सिंह। तो उन्होंने क्या किया? ही चेरास के जितने भी बिहार और झारखंड में फोर्ट बने हुए थे उनको क्या किया? प्लंडर किया, उन चेरास चीफ को डिफीट कर दिया, चेरास किंग को हरा दिया, और हराने के बाद उनकी जितनी भी वेल्थ थी, उनकी जो बूटी थी, ह्यूज बूटी, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे, ठीक है, उन सबको कंट्रोल किया। उनकी जितना भी खजाना था उसको अपने साथ में ले लिया। द चेरास रिवाइव देयर
चेराज ने अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइव तो कर लिया बेटा, पर उनकी स्ट्रेंथ रिवाइवल के बाद भी दे वर डिफीटेड बाय औरंगजेब फोर्सेस, औरंगजेब की फोर्सेस ने उनको डिफीट कर लिया। द मुंडा, द संथाल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर वर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब हु लिव्ड नियर द चेराज। चेराज के पास रहने वाली जो मेन ट्राइब थी वो थी मुंडा और संथाल ट्राइब, ठीक है, जो कहाँ रहती थी, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर वाले रीन में मुंडा और संथाल ट्राइब रहती थी, जो चेराज के साथ में थी, बिल्कुल पास में थी, ठीक है, साथ नहीं पास में थी। These tribes were originally hunter gatherers, also gradually took to farming। पहले जो संथाल थे या मुंडा थे, ये कौन सी ट्राइब थी बेटा, हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एनिमल हो, ठीक है, कोई भी कौन होगा बच्चा, एनिमल, तो उस एनिमल को हंट करके खा लेना, क्या कर लेना, उस एनिमल को हंट करके खा लेना, ये होगी हंटिंग। गैदरिंग मतलब आसपास में जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, जिसमें कुछ भी ईटेबल मिल सकता है, उससे कलेक्ट करके लाओ और खा लो, ये हो गया गैदरिंग, ठीक है। तो वो किस काम में लगी हुई थी बेटा, हंटिंग और गैदरिंग में। पर धीरे से वो भी काम में आ गई बच्चा, फार्मिंग में, ठीक है। तो मुंडा और संथाल क्या करते थे बच्चा, हंटिंग और गैदरिंग, पर धीरे से वो भी क्या करने लग गए, फार्मिंग, है ना। कोली ट्राइब कंसिस्ट ऑफ फिशरमैन, बोटमैन एंड सम वीवर। कोली ट्राइब के अंदर कौन कौन आता था बेटा, फिशरमैन, बोटमैन वो नाव चलाने वाले, मछलियाँ पकड़ने वाले, वीवर्स बुनाई मतलब जो कपड़ा बनाते हैं ना, क्लॉथ को हॉरिजॉन्टल, सॉरी क्लॉथ को नहीं, थ्रेड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रख के कपड़ा बनाने का, क्लॉथ बनाने का काम, थ्रेड को हॉरिजॉन्टली, धागा हुआ जिसको आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस किया तो क्या बन गया, क्लॉथ। तो ये क्या की उन्होंने, वीविंग। तो वीविंग करने वाला कौन होता है, वीवर। मछलियाँ पकड़ने वाले, बोट चलाने वाले, वीविंग करने वाले, वीवर्स, ये सब किसके अंदर आते थे बेटा, कोली ट्राइब के अंदर। द कोली ट्राइब, अब बच्चा जो कोली ट्राइब थी उसके अंदर फिशरमैन आते थे, बोटमैन आते थे और कुछ वीवर्स आते थे। जो कोली ट्राइब है उसके अंदर कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स, फिशरमैन, बोटमैन, वीवर्स। अब फिशरमैन कौन, मछली पकड़ने वाले, बोटमैन नाव चलाने वाले, वीवर्स कौन, जो थ्रेड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस करके किसका काम करते हैं, क्लॉथ बनाने का, वीविंग का काम करते हैं, वो हो गए वीवर। तो ये सारे लोग किस ट्राइब के अंदर आ रहे थे, कोली ट्राइब के अंदर आ रहे थे, जो कहाँ पर रहते थे, कोस्टल एरिया में रहते थे। कहाँ के कोस्टल एरिया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात के कोस्टल एरिया में रहने वाले फिशरमैन, बोटमैन, वीवर्स, ये कौन थे बच्चा, कोली ट्राइब के लोग थे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दीज ट्राइब आर एब्जॉर्ब मोस्टली इन लोअर जातीज। तो बच्चा ये भले वो बोटमैन हो, वीवर हो या फिशरमैन हो, इनको लोअर जातीज में एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। फिर बेदारू और बिदार ट्राइब ऑफ कर्नाटका, वो स्किल्ड हंटर और गैदरर्स थे, हंटर्स थे और मार्क्समैन थे, ठीक है। दे समटाइम्स सर्व्ड एज इरेगुलर सोल्जर्स इन द किंगडम ऑफ रीन। बेटा जो भी राजा का रूल होता उसको जब भी सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती तो वो यहीं से, इसी बिदार की ट्राइब जो थी उसी से क्या करता, रिक्रूटमेंट कर लेता। इरेगुलर मतलब हमेशा ये उनके आर्मी में नहीं होते, पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये लोग उनके आर्मी को ज्वाइन कर लेती। द भील ट्राइब ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, कहाँ से भील ट्राइब, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, डेक्कन से, ठीक है। ये वाला है डेक्कन रीजन, जो इंडिया का ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं डेक्कन रीजन। तो डेक्कन के ईस्टर्न वेस्टर्न, कहाँ से बच्चा, वेस्टर्न रीजन में रहने वाले भी लोग क्या करते थे बेटा, हंटिंग गैदरिंग करते थे। मोस्ट ऑफ होम टुक टू एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोगों ने एग्रीकल्चर को अप कर लिया, ठीक है। द गोंड्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, गोंड्स कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में बोले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में कौन रहते थे बेटा, गोंड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन में हमने कौन देखे, भील्स। बेसिकली जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर आपको कौन मिल जाएंगे, भील्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर ये इंडिया का मैप है तो ये यहाँ से ये डेक्कन रीजन स्टार्ट होता है, तो डेक्कन के वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन में आपको कौन मिलेंगे बच्चा, भील मिल गए, ठीक है। फिर भील के बाद जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन होगा जहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आएगा वहाँ पे कौन मिलेंगे आपको, गोंड्स, ठीक है। तो गोंड्स कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, आपको कौन मिलेंगे, गोंड्स, भील मिलेंगे राजस्थान वाले एरिया में। तो जो गोंड्स थे वो भी कहाँ पर रहते थे बच्चा, फॉरेस्ट में रहते थे, स्पेशली स्किल्ड एट कैप्चरिंग एंड ट्रेनिंग एलिफेंट। तो जो गोंड्स का जो मेन ऑक्यूपेशन था बेटा, जो बहुत स्किलफुली वो कर पाते थे एलिफेंट्स को पकड़ना, उनको ट्रेन करना। दे सेट अप देयर ओन किंगडम
and some members of the Gond ruling families married to Rajput families. हाँ बेटा, ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसने अपना खुद का किंगडम बनाया, क्योंकि ये एनिमल्स को कैप्चर कर पाते थे, उनको ट्रेन कर पाते थे। ठीक है। और इन बहुत सारे गोंड्स किंग ऐसे हुए जिन्होंने राजपूत फैमिलीज में मैरिज की। ठीक है। नोमैडिक ट्राइब, अगर हम नोमैडिक ट्राइब्स की बात करें तो बहुत सारी जो नोमैडिक ट्राइब थी वो एनिमल हर्डर्स ही थी। एनिमल हर्डर्स का मतलब क्या होता है, जिनके जो अपने पास एनिमल रखते हैं, जैसे शिप हुई, शिप से क्या मिलेगा, वूल। गोट क्या देगी आपको, मिल्क। ठीक है। तो ये वो ट्राइब थी जिसके पास अपने एनिमल्स होते थे। दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज वूल बटर फॉर ग्रेन, वूल देकर, बटर देकर। ठीक है। आपसे क्या ले लेते थे, ग्रेन। ग्रेन मतलब अनाज, गेहूं, दाल, चावल। टेक्सटाइल, क्लॉथ, और जो भी गुड इनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो प्रोडक्ट जो उनको एनिमल से मिले हैं एज अ हर्डर, उनके एक्सचेंज में आपसे कुछ भी ले सकती थी। बाय द सेटल्ड कल्टिवेटर एंड क्राफ्टमैन, वो क्राफ्ट्समैन, कल्टिवेटर्स जो सेटल हैं, ठीक है, उनसे ये लोग क्या लेंगे, जो भी उनके पास प्रोड्यूस होगा वो ले लेंगे, और उनको उसके बदले में वूल, बटर, मिल्क, जो भी इनके पास प्रोडक्ट होगा वो उनको दे देंगे। बंजारास वर वन ऑफ सच पेस्ट्रल ट्राइब, बंजारास एक पेस्ट्रल ट्राइब है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बंजारास थे ये एक पेस्ट्रल कम्युनिटी है। द ट्रेडेड मेनली इन फूड स्टफ सच एज राइस, फ्लावर, बटर, मिल्क, वेजिटेबल एंड शुगर। इनमें ये डीलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं। एंड बोट मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट से ये चीज़ लेते हैं, उसको डिस्टेंट एरिया तक लेके जाते हैं, अर्बन सेंटर्स तक लेके जाते हैं, और ट्रेडिंग के थ्रू अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ बंजारास मूव विद देयर फैमिलीज एंड गुड्स इन कैरेवान। आप लोगों ने देखा होगा, और अभी करेंटली भी ये लोग कैरेवान में मूव करते हैं, अपने हर्ट्स के साथ, अपने जो कैटल्स हैं उनके साथ में मूव करते हैं। जो हमारी सिटी होती है उसकी आउटर साइड में अपना टेंट पेंट लगा देते हैं, लगा लेते हैं, और फिर वहीं पर वो लोग कुछ आयरन, मतलब लोहे का काम करके, तवा वगैरह बना के सिटीज़ को सेल कर देते हैं। तो बंजारास वो कम्युनिटी थी जो पीजन से चीज़ें लेके अर्बन सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूट करती थी। टेम्पररी कैंप्स में ये लोग रहते हैं, सच कैंप कॉल्ड टंडा। समटाइम्स बंजारास ट्रेवल्ड इन 10,000 टू 20,000 एनिमल। बंजारास बच्चा सच में आज तक की डेट में बहुत सारे एनिमल्स के साथ ये ट्रैवल करते हैं। ट्रेड ऑन सच लार्ज स्केल मे हैव बीन फाइनेंस्ड बाय रूलर्स और रिच मर्चेंट। इतने हैवी क्वांटिटी में जब ये लोग ट्रेड करते थे तो बेटा इनके ट्रेड को फाइनेंस करते थे कई बार रूलर्स, किंग खुद, या तो रिच मर्चेंट्स। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन, कैसे पढ़ा, इसको ऐसे नहीं पढ़ना बेटा, अलाउद्दीन खिलजी, who set up grain market in Delhi, got Banjaras to transport the grain from rural areas। अलाउद्दीन खिलजी ने जो ग्रेन मार्केट दिल्ली में लगाया, तो उसने ये सारा काम किसको असाइन कर दिया, बंजारास को, कि आपको रूरल एरियाज तक ग्रेन्स आपको ही लेके आनी है दिल्ली तक। द बंजारास ट्रांसपोर्टेड फूड सप्लाई ड्यूरिंग द मुगल पीरियड टू, मुगल पीरियड में भी बंजारा लोगों ने ही फूड की सप्लाई, फूड आइटम की सप्लाई कंटिन्यू रखी थी। ओके। Handmade goods such as ropes, basket, meats are usually sold by peddlers who move from village to village। बच्चा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे रस्सी हो गई, बास्केट हो गई, ये भी पेडलर्स लोग वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। इससे हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हमको हमारे नियर बाय एरिया में चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोंड किंगडम। गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना। गोंड्स लोग कहाँ रहते थे बच्चा, गोंडवाना में, विच इंक्लूडेड द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड छत्तीसगढ़। गोंडवाना कहाँ क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट और छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट। द रीजन इज रिच इन प्रीशियस मेटल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो इतना डेंस फॉरेस्ट था, तो डेंस फॉरेस्ट में आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो मिलेगी, पर इस एरिया में प्रीशियस मेटल्स भी मिले। जो राजपूत डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी इस रीजन पे अर्ली मेडिवल पीरियड से। ठीक है। In the 15th century, various Gond tribe of the region united to form a large Gond kingdom। पर 15th century में क्या हुआ, बहुत सारी Gond tribe आपस में मिली और एक बड़ा kingdom उन्होंने बना लिया। Usually a Gond kingdom was divided into territorial units. Each unit have Grah, fortress, and several villages. Grah Katanga had many towns and cities and about 70,000 villages। Grah Katanga में 70,000 के लगभग villages थे। ठीक है। और वेरियस टेरिटरीज में पूरा गोंड जो किंगडम था वो डिवाइडेड था।
गोंड केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द राजपूत ग्रो, पहले गोंड राजपूत के कांटेक्ट में आए, ठीक है। बहुत सारे गोंड चीफ ने तो क्या किया, राजपूत फैमिली में मैरिज अलायंसेस भी किए। अमन दास, वन ऑफ द अर्लीस्ट गोंड किंग ऑफ ग्रैकटंगा, टुक द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। अमन दास जो थे वो गोंड किंग थे ग्रैकटंगा के, जिन्होंने टाइटल लिया संग्राम शाह का। उनके जो बेटे थे उसका नाम था दलपत शाह। उन्होंने राजपूत प्रिंसेस दुर्गावती जो बुंदेलखंड की थी, दुर्गावती कहाँ से थी बेटा, बुंदेलखंड से थी, उनके साथ मैरिज की। अमन दास के बेटे दलपत, दलपत की वाइफ दुर्गावती जो कहाँ से थी, बुंदेलखंड से थी। दलपत डाइड यंग, लीविंग बिहाइंड हिज क्वीन एंड माइनर सन। देखो बच्चा, दलपत की डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई, तो उनके पीछे उनकी वाइफ थी और उनका एक माइनर बेटा था वीर नारायण। ये रही रानी दुर्गावती का इमेज। तो वीर नारायण ग्रैकटंगा ग्रो प्रॉस्पर अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गावती। तो जो दुर्गावती थी वो भी एक अच्छी लीडर साबित हुई और ग्रैकटंगा ने बहुत डेवलप किया अंडर रानी दुर्गावती। हु रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ वीर नारायण, और वो क्यों रूल कर रही थी बेटा, वो तो क्वीन थी पर वो वीर नारायण के बिहाफ पे रूल कर रही थी। जो ग्रैकटंगा किंगडम था उसको उसके रिचनेस के लिए भी जाना जाता है। इट हैड टू फाइट फ्रीक्वेंट वॉर्स अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम्स ऑफ रीवा मालवा। बेटा पर कंटिन्यूसली इनको फाइट करनी पड़ी, कभी रीवा के साथ फाइट कर रहे हैं, कभी मालवा के साथ फाइट कर रहे हैं, पर आखिरकार लास्ट में अकबर की जो आर्मी थी उसने कनकर कर लिया मालवा को, सब्जुगेटेड रीवा एंड इन्वेडेड ग्रैकटंगा। उन्होंने अकबर की जो आर्मीज थी उन्होंने मालवा को जीता, रीवा को सब्जुगेट किया और इन्वेड किया ग्रैकटंगा को लूटा। रानी दुर्गावती ब्रेवली डिफेंडेड हिज किंगडम, पर रानी दुर्गावती ने फाइनली बहुत अच्छे से लड़ाई की, डिफेंड कर लिया अपने किंगडम को, बट किल्ड हरसेल्फ व्हेन हर डिफीट बिकम सर्टेन। पर एक टाइम के बाद जब उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं भैया मेरी हार तो निश्चित है, मुझे कोई जिता नहीं पाएगा, तो उन्होंने अपने आप को ही मार लिया। हसन ऑल्सो डाइड फाइटिंग, उनके बेटे की भी डेथ हुई फाइट करते करते। मुगल को बहुत सारा गोल्ड सिल्वर एलिफेंट मिले, कहाँ से, ग्रैकटंगा से। अकबर एक्सपांडेड हिज प्रोविंस ऑफ मालवा बाय एनेक्सिंग पार्ट्स ऑफ ग्रैकटंगा। उसने मालवा को तो पहले ही जीत लिया, ग्रैकटंगा तक अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड किया। ही रिस्टोर्ड द रेस्ट ऑफ ग्रैकटंगा टू चंद्रशाह, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था वो दलपत शाह के जो भाई थे चंद्रशाह थे उससे भी रेस्टोर कर लिया। पहले तो रानी दुर्गावती के पास जो पार्ट था वो तो ले ही लिया था, फिर थोड़ा पार्ट जो चंद्रशाह के पास था, चंद्रशाह कौन थे बेटा, दलपत शाह के जो भाई थे उनसे भी ले लिया। गोंड टेरिटरीज वर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय मराठास, और फिर जो गोंड टेरिटरीज थी उसको किसने एक्वायर किया, लेटर स्टेज में मराठास ने। Influence of Brahmins. The Gond king employed Brahmins from Varanasi as a priest and gave them land grants. गोंड किंग्स ने बहुत सारे ब्राह्मण्स को वाराणसी से बुला के अपने यहाँ प्रीस्ट बनाया, उनको बड़े बड़े लैंड ग्रांट्स दिए। ये जो किंग थे उन्होंने संस्कृत को पैट्रोनाइज किया। किंग संग्राम शाह वॉज हिमसेल्फ अ टैलेंटेड ऑथर ऑफ संस्कृत वर्सेस। किंग जो संग्राम शाह थे उन्होंने भी बहुत सारे संस्कृत के वर्सेस लिखे, उनको संस्कृत अच्छे से आती थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अहोम किंगडम। अहोम कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा, शान ट्राइब ऑफ सदर्न चाइना एंड सदर्न ईस्ट एशिया। अहोम बिलोंग करते हैं शान ट्राइब, कहाँ से, सदर्न चाइना से और सदर्न ईस्ट एशिया से। वो ब्रह्मपुत्र वैली को माइग्रेट करते हुए 13th सेंचुरी में यहाँ पहुँच गए। 16th सेंचुरी तक उन्होंने ट्राइबल किंगडम को अक्वायर कर लिया। जो चूटिया किंगडम था उसको भी इन्होंने जीता एंड वन कंट्रोल ओवर द एंटायर ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, उन्होंने पूरे ईस्टर्न पार्ट को कन्कर कर लिया चूटिया लोगों को डिफीट करने के बाद। ठीक है, और एक सेक्शन था वेस्टर्न पार्ट का उसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। इस टाइम तक बेटा जो भी जो लैंड थी, जो नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास भी कुछ लैंड थी, उन्हें क्या बोलते थे, भूयांस। भूयांस वो नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स थे जिनके कंट्रोल में भी बहुत सारा लैंड एरिया था, बहुत सारा रीजन था। ठीक है, और जो भूयांस थे उनको एम्प्लॉय किया था किसने, अहोम रूलर्स ने, एंड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एट लोकल लेवल। जो भूयांस थे उनको एम्प्लॉय करने वाले कौन थे बेटा, अहोम रूलर्स थे। रूलर्स ऑफ बंगाल competed with अहोम्स फॉर कंट्रोल ओवर ब्रह्मपुत्र वैली। अच्छा, जो अहोम्स थे उनका कंटिन्यूस लड़ाइयाँ चलती रही किसके साथ, बंगाल के रूलर के साथ, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि ब्रह्मपुत्र वैली पे हमारा कंट्रोल हो। टर्किश रूलर ऑफ बंगाल टुक कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वैली। ठीक है, जो टर्किश रूलर थे बंगाल के उन्होंने कुछ पार्ट पे, वेस्टर्न पार्ट पे कंट्रोल कर भी लिया।
अहोम रिटेन कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट पे हमेशा किसका कंट्रोल रहा? अहोम पे। 17th सेंचुरी में क्या हुआ? द अहोम ब्रेवली रेजिस्टेड द मिलिट्री एक्सपांशन ऑफ मुगल्स इनटू दिस रीजन। मुगल्स ने जब इस रीजन को अक्वायर करने की बात की तो अहोम ने बहुत ही अच्छे से उनका सामना किया। ब्रिटिश ओवरथ्रू अहोम्स इन द 19th सेंचुरी, बट फाइनली अहोम्स को ओवरथ्रू करने का काम किसने किया? ब्रिटिश ने किया। कब किया? 19th सेंचुरी में। पर हमें कहाँ से पता चलता है अहोम्स कैसे थे, कौन थे, कहाँ से? Our knowledge about Ahoms is drawn mainly from the royal chronicles called बुरंजीस। ठीक है, तो बेटा हमें कहाँ से पता? रॉयल क्रॉनिकल बुरंजीस से हमें पता चलता है अहोम किंगडम का। फिर पैक्ट सिस्टम, जो होम रूलर्स थे वो वर्क फोर्स को मेंटेन करते थे, विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग बोथ वॉर एंड पीस। भले शांति का टाइम हो, वॉर का टाइम हो, दोनों में ही हमको क्या चाहिए बेटा? वर्क फोर्स चाहिए। तो वर्क फोर्स मेंटेन करने का काम करते थे होम। इट्स मेंबर्स कॉल पैक, और उन मेंबर्स को क्या बोलते थे? पैक। सर्व द शोल्जर्स एंड ऑल्सो बिल्ड डैम एंड रोड। अब जैसे कि अगर लड़ाई चल रही है तो वो शोल्जर्स का काम करेंगे, अगर पीस वाला माहौल है तो वो डैम्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, स्वाम्पी लैंड को कल्टिवेशन के लायक बनाएंगे, कल्टिवेबल लैंड बनाएंगे। पीपल को रेगुलरली मूव फ्रॉम द सेटलर एरियाज इनटू न्यूली रिक्लेम्ड लैंड्स, और लोगों को कंटिन्यूसली शिफ्ट कराते थे सेटल्ड एरिया से न्यूली रिक्लेम्ड लैंड तक। With the exception of nobles, nearly all males aged 15 to 60 had to compulsory public service in पैक्स। और पैक्स का सिस्टम इसराइल के सिस्टम की तरह था। ठीक है, जैसे इसराइल में मिलिट्री सर्विसेज सबको देनी होती है, वैसे यहाँ पर भी था कि पैक्स, भले नॉबल फैमिलीज को हम छोड़ भी दें, तो अगर आपकी एज 15 to 60 ईयर्स की है तो आपको कंपलसरी पब्लिक सर्विसेज देनी है। पैक्स वर ऑर्गेनाइज्ड into 4 member groups। पैक्स के 4 member groups थे, each called a god। ईच गॉड सेंट 1 member बाय रोटेशन फॉर पब्लिक, और हर गॉड से एक मेंबर पब्लिक वर्क के लिए आएगा ही आएगा। द अदर टुक केयर ऑफ लैंड ड्यूरिंग द एब्सेंस, और जब एक व्यक्ति यहाँ पर पब्लिक सर्विस दे रहा होगा तो दूसरा उसकी एब्सेंस में लैंड के ऊपर काम कर रहा होगा, उसकी ज़मीनों के ऊपर काम कर रहा होगा। मोर मेंबर्स वर कॉल्ड अप एट द वॉर टाइम, और हो सकता है कि जो 1-1 का कोटा है ये डबल हो जाता हो, ट्रिपल होता हो एट द टाइम ऑफ वॉर। ऑल लैंड्स अंडर राइस कल्टिवेशन बिलोंग टू स्टेट। जितनी भी लैंड जिसमें राइस कल्टिवेशन होता था सब स्टेट को बिलोंग करती थी। हर पैक को कुछ अमाउंट में लैंड दे दी जाती थी कल्टिवेट करने के लिए। दीज लैंड वॉज टैक्स फ्री, और ये लैंड टैक्स फ्री होती थी। ठीक है, देयर वॉज नो लिमिट ऑफ इन्फीरियर लैंड। अब पैक को डोन इन्फीरियर लैंड, जो अगर थोड़ी सी जो ऐसी लैंड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है वो आप कितनी भी ले सकते हो। ये क्या है बेटा? ये रांग घर है जो होम्स ने बनाया था मिडवल पीरियड में। ठीक है, हो सकता है यहाँ से किंग क्या देखते होंगे? एलिफेंट की फाइट और दूसरे इवेंट्स जो पवेलियन में हो रहे होंगे। पैक्स ऑल्सो हैड एक्सेस टू कॉमन फॉरेस्ट लैंड एंड ग्रेजिंग ग्राउंड। पैक्स की कॉमन फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग ग्राउंड तक भी अप्रोच थी, वो अपना आप उसको एक्सेस कर सकते थे। 17th सेंचुरी में बेटा जो पैक्स थे उनको ग्रुप कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में, और उस डिवीजन को क्या बोला गया? खेल। ईच खेल हैड अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ कमांडिंग ऑफिशियल्स। हर खेल में प्रॉपर सिस्टम था, ग्रेडेड सिस्टम था कमांडिंग ऑफिशियल्स का। द लोएस्ट ऑफ हुम वाज इन चार्ज ऑफ 20 गोट्स, और जो सबसे नीचे था उसके अंदर भी लगभग कितने गोट्स होते थे बेटा? 20 गोट्स होते थे। रिलीजन, ऑल दो होम्स डिसेंडेड फ्रॉम द बुद्धिस्ट शान ट्राइब। जो रिलीजन था बेटा होम्स का वो क्या था? अभी था नहीं, वो डिसेंडेंट थे बुद्धिस्ट शान ट्राइब के, पर वो बुद्धिस्ट नहीं थे। ऑल दो वो तो थे लोग कहाँ से? शान ट्राइब से। ठीक है, पर वो लोग बुद्धिस्ट नहीं थे। दे वर्शिप ट्राइबल गॉड्स। वो किसको वर्शिप करते थे? बुद्ध को वर्शिप नहीं करते थे, ट्राइबल गॉड को वर्शिप करते थे। ऑल द सम होम रूलर्स टुक हिंदू नेम्स एंड अडॉप्टेड हिंदुइज्म, पर ग्रेजुअली उन्होंने हिंदू नेम को अडॉप्ट किया और हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ब्राह्मण्स का जो हेजमनी थी वो इंक्रीज हो गई, इन्फ्लुएंस बढ़ गया। फिर भी ऑल दो अहोम्स बिल्ट हिंदू टेम्पल एंड हिंदू प्रीस्ट, दे कंटिन्यू टू वर्शिप देयर ट्राइबल गॉड्स। नो डाउट उन लोगों ने हिंदू प्रीस्ट को मंदिरों में रखा, हिंदू टेम्पल्स बनवाए, पर फिर भी उन्होंने ट्राइबल जो गॉड्स थे उनका वर्शिप कंटिन्यू रखा। दे ऑल्सो यूज देयर ट्राइबल लैंग्वेज ऑल्सो अलॉन्ग विथ असमी। असमी के साथ अपनी ट्राइबल लैंग्वेज को भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। एंड फॉलोड देयर ट्राइबल कस्टम सच एज ब्यूरियल ऑफ डेड। वो कुछ उन्होंने सिस्टम्स बिल्कुल जैसे उन लोगों के थे पहले जैसे ही रखे, ट्राइबल कस्टम्स को अडॉप्ट किया, असमी के साथ ट्राइबल लैंग्वेज भी बोली। ठीक है,
Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.